बड़े चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें आप नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि राज्य में आप उनकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं? उनको इस तरह देखते हैं कि जब गोधरा हुआ था और रेलवे मंत्री थे, वो इंक्वायरी कराना नहीं चाहते थे। उनको हमने इस तरह भी देखा कि वो उस वक्त कैबिनेट में मंत्री थे रेलवे के। हमने उनको इस तरह भी देखा कि वो भाजपा के साथ थे, सरकार बनाई, फिर छोड़ा उन्होंने 15 में, फिर 17 में फिर मोदी के साथ चले गए, अब फिर छोड़े हैं। तो इनको इस तरह से देखते हैं। वो एक जो कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की, आप उसके साथ हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप 1 to 1 मुकाबला करेंगे मोदी से तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। बीजेपी को मुकाबला करने का तरीका कुछ और होना चाहिए। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? तो 540 हमारे 43 पार्लियामेंट सीट्स हैं, उस हर सीट पर हमको मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला ये होना चाहिए कि बताइए आपने यहाँ पर क्या काम किया, क्या नहीं काम किया। अगर 1 to 1 मुकाबला होगा तो फिर मोदी छुप जाएंगे नेहरू के पीछे, मुग़लों के पीछे, सिस्टम के पीछे। तो उनको छुपने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और मोदी के पीछे इनके कैंडिडेट छुप जाते हैं। हमको ये पूछना पड़ेगा कि अगर उनका नेशनलिज़म इतना ताकतवर नेशनलिज़म है और तो फिर वो चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हम ये साबित कर चुके हैं, देश को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस सकता है। आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स हम नहीं कर सक रहे हैं। हमको देश को बताना पड़ेगा कि इतने पावरफुल वो प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू के बाद, उसके बावजूद भी वो शिकायत करते हैं सिस्टम की। तो ये मैं चाहता हूँ कि देश में खिचड़ी हुकूमत बने। चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि 2004 से 2014 तक 9% का ग्रोथ रेट था हमारे पास। अब यहाँ पर तो 3-4% भी नहीं हो रहा है। तब मोदी और भाजपा बोलेंगे नहीं नहीं कोविड आ गया। भाई, कोविड से पहले भी इकोनॉमी गिर रही थी, यूक्रेन से पहले भी इकोनॉमी गिर रही थी। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कोई एक पार्टी के पास 300 MP तो नहीं थे। यही मिली जुली खिचड़ी सरकार थी। तो खिचड़ी जो है हैदराबाद की अलग है, यूपी की अलग है, बंगाल की अलग है। तो खिचड़ी की सरकार बनेगी तो इस मुल्क की डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, इंडिविजुअल एक कल्चर की, एक रिलीजन की एक बात करते हैं, तो वो तो देश को डिफाइन नहीं करता वो। अगर खिचड़ी सरकार बनेगी तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार उसके नेता हो सकते हैं? ये बात ध्यान में रखते हुए देखिए, उन पर भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। खुद बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान चुके हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़े एफिशिएंट हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो तो भाजपा वालों को बोलना पड़ेगा ना। जब आप एक पलंग पर एक साथ सो रहे थे तो बोलना ही पड़ेगा, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। वो कैसा बोलेंगे उनको बुरा? आप ये, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शहजादे के लिए, नीतीश के लिए, चाचा के लिए, दीदी के लिए तो आप सरकार नहीं बनाना चाहिए। सरकार बननी चाहिए देश के लिए, देश के जनता के लिए। वैसे तो आरोप के चंद्रशेखर राव पर भी कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं उन पर भी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव बनने चाहिए प्रधानमंत्री? आप जब कह रहे हैं कि आरोप, भाई नीतीश कुमार के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो उनकी बोलते ना कि मिजाज में ठहराव है या नहीं है। उनका आप देख लीजिए, जॉर्ज साहब के साथ थे, फिर उन्होंने माने शुरू में लालू जी के साथ थे, फिर जॉर्ज साहब, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, गोधरा हुआ, गुजरात हुआ। तो ये तो उनका, ये भी तो सामने है ना, हर चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। और फिर आप जितने भी जो लोग दावेदारी आज पेश कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या रिकॉर्ड है उनका देख लीजिए। यूएपी आया तो कांग्रेस ने यूएपी के अमेंडमेंट को सपोर्ट कर दिया। अब यूएपीए में जेल में कौन बैठा है? कोई कांग्रेसी बैठा है, कोई नीतीश के पार्टी का बैठा है। मुसलमान, दलित, आदिवासी और जो डिसेंटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। बिहार में जो आपकी पार्टी है उसके कुछ सदस्य गए आरजेडी में,
इसके पर्दे के पीछे काफ़ी काम हुआ। उस दौरान क्या आपकी बात हुई किसी बिहार के नेता से, मुख्यमंत्री से या मौजूदा उप मुख्यमंत्री से? जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसका जवाब हम सीमांचल जाकर देंगे, क्योंकि जब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता एक मुसलमानों की एक लीडरशिप जो उभरी थी और उभर कर रहेगी, तो इंशाल्लाह उसका जवाब हम देंगे, सीमांचल की सरजमीन पर देंगे, बिहार जाकर देंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है? नहीं, हम तो इन सब से मुकाबला किए। हम तो आरजेडी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, नीतीश के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, भाजपा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़े। तो उसके बाद ये चीज़ होती है तो इसका जवाब हम देंगे ज़रूर। जैसा आपने नीतीश का कैरेक्टर बताया कि कैसा वो जम करते रहे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। अब केसीआर जाके तेजस्वी से मिलते हैं, केसीआर जाके लालू यादव से मिलते हैं, केसीआर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उनके तरफ, केसीआर के साथ आप पार्टनर हो तेलंगाना में, बिहार में लालू यादव और आरजेडी इनके खिलाफ फतह करते हैं, आंध्र प्रदेश में यानी तेलंगाना में आप केसीआर के साथ हैं। तो ये कैसा फिर देखा जाएगा? फिर नीतीश जो करता है और आप जो करते हैं उसमें ज़्यादा फर्क तो दिखता नहीं। तेलंगाना में मैं केसीआर के साथ कोई पावर शेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई मिनिस्टर नहीं है, और मुझे से पहले वो बोले भी थे मेला नहीं चाहिए हमको। हैदराबाद का, ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हुआ था तो हमसे कहा गया कि डिप्टी मेयर ले जाए, हम बोले नहीं डिप्टी मेयर नहीं चाहिए हमको, नहीं लिया हम। तो हम कोई उनसे पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग, समर्थन तो करते हैं उनका आप राज्य में। देखिए, जहाँ पर वो सही काम करेंगे उसका समर्थन करते हैं, जहाँ नहीं करते उनकी मुखालिफत करते हैं। हाँ, यकीनन उस आदमी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने तेलंगाना को लाया, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि तेलंगाना में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, चाहे वो इरिगेशन को लेकर, पीने के पानी को लेकर, बिजली को लेकर, और फिर जो हैदराबाद का जो फिनोमिनल ग्रोथ हुआ उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि आपने नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ में काफ़ी फूल बरसा दिए, तो हम बोले भाई जब फूल बरसा रहे हैं तो केसीआर पे भी थोड़ा पत्ती बरसा दीजिए, फूल नहीं तो फूल की पत्ती बरसा दीजिए। इसलिए हमने उसका ये कहा है। नीतीश को आप एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ खारिज करने वाला? आपकी क्या राय है नीतीश पर? आपकी राय उनको खारिज करती है? देखिए, हमारी राय ये है कि दोबारा भाजपा की सरकार ना बने, एक बात नंबर 1। और उसके लिए अगर कोई ये कहेगा कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो करना पड़ेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा, मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। अगर आप बोलेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करना पड़ेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा। फिर आप में और बीजेपी मोदी में क्या फ़र्क रहेगा? उस हद तक तो मुझे क्लैरिटी है। आपकी तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होने चाहिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से? नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि 1-to-1 मुकाबला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री पद का तो एक ही उम्मीदवार होगा, एक ही प्रधानमंत्री। 543 एमपी के लोकसभा की सीटें हैं, देश में बहुत से ज्ञानी और काबिल लोग हैं। आप सिर्फ चेहरों पे जाकर मुकाबला करेंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो 3-4 लोगों के नाम बता दीजिए। अरे क्यों 3-4 लोगों के नाम बताएंगे? 130 करोड़ का देश है, कोई भी बनेगा उसमें। चलिए, मैंने कह दिया, पहला नाम मैं खुद बोल रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी। मैं कोई नाम नहीं बोलूंगा। मैं ये देखिए, मोदी के नाम को आपने इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया, मैंने, आपने, तमाम लोग जो भी हैं, कि क्या हुआ भाई? पंडित नेहरू के बाद इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आया, उन्होंने देश के लिए क्या किया? आज भी 20 करोड़ लोग रात में भूखे सोते हैं, 4,500 बच्चे रोज़ मरते हैं, सुसाइड सबसे ज़्यादा इस साल हुआ है, किसानों की इनकम छोड़िए, इनकम गिर चुकी है, महंगाई आसमानों को सर छू रही है, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पूरे देश, पूरी दुनिया में अगर है तो भारत में है। तो ये चेहरे पर मत जाइए। कमज़ोर मनमोहन सिंह कमज़ोरी थे, मगर इतना बुरा हाल तो नहीं था ना। सब पार्टियां थी उसमें, कांग्रेस बड़ी पार्टी ज़रूर थी, वो सब खिचड़ी सरकार थी। तो चलिए कमज़ोर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और देखते हैं देश तरक्की करेगा नहीं करेगा। पहला नाम मैं ले रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी। ना, हरगिज़ नहीं। कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब आप लिख कर रख लीजिए। मुझे कभी शौक था ना, कभी है ना, मैं ख्वाब में भी सोचता हूँ चीज़ों को।
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 3 नाम आप बता नहीं सकते अरे हैं? क्यों बताऊंगा मेरे नाम, मैं क्यों बताऊंगा नाम, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा उन नामों को। क्या बताएंगे भाई आप, शहजादे, दीदी, चाचा, ये क्या है, ये छोड़ दीजिए इनको। देश बहुत बड़ा है इन लोगों से। ये सब खारिज, खारिज ममता नहीं, बनर्जी खारिज, मैं किसी को खारिज कर, राहुल गांधी नहीं, खारिज, ना मैं नीतीश किसी- कुमार खारिज। ना मैं किसी को खारिज कर रहा हूं, ना मैं किसी को अपनी जबान से बोलने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको भाजपा को हराने का है, मोदी को हराना है, आप चेहरों पर मत जाइए। आप उस 543 पार्लियामेंट के सेगमेंट में जाकर आप बताइए, उनसे पूछिए कि तुम मोदी के पीछे नहीं छुपोगे, और हम मोदी जी से कहेंगे कि आप नेहरू के पीछे नहीं छुपेंगे, मुगलों के पीछे नहीं छुपेंगे, फेक नेशनलिज्म के पीछे आप नहीं छुपेंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि अमित शाह ने कहा था अगर पाकिस्तान से अगर गोली चलेगी तो हम बम बरसाएंगे। अरे बरसाइए ना चीन के ऊपर, क्योंकि चीन जान चुका है कि नरेंद्र मोदी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी के लिए कोई ऐसा काम चीन के खिलाफ नहीं करेंगे। तो चीन उस कमजोरी को समझ चुका है। इसीलिए हम, हद तो ये हो गई कि हमारी 50,000 फौज चीन से देख रही, आंख में आंख डाल रही, बावजूद उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं उनके साथ। ये कौन सा नेशनलिज्म बताइए? जो फौज हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी है, हम रशिया में उनके साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यही तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपने खुद ये बात कहा कि आप मुस्लिमों की बात करते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, तो ऐसे में तो उनके पास एक बहुसंख्यक समाज है ही है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, आपकी बात सही है, मैं ही जिम्मेदार हूं, दूसरे कोई जिम्मेदार नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर देश के प्रधानमंत्री खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले जाए, गले मिल लिए उनसे, हम जिम्मेदार है। हमें देखिए, मैंने खुद हमारी पार्टी ने 500 सीट लड़े थे शायद, इसीलिए वो जीत गए भाई। 31% हिंदू वोट 2014 में नरेंद्र मोदी जी को मिला था। ये CSDS का सर्वे है। 2019 आते आते 37% हो गया। वो हम जिम्मेदार हैं उसके। मैं सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ा। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा सीट लड़ कौन रहा है, और कौन मुसलमानों को ये ख्वाब दिखाकर वोट लेता है कि हम भाजपा को हराएंगे। ये सब चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसी भी मंच से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, वो सीधे सभी वर्गों की बात करते हैं। लेकिन नहीं आप किए। आप जो है हमेशा मंचों से सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, तो क्या इसे ना माना जाए कि कहीं ना कहीं आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं? सुनिए, और विपक्ष भी लगातार आप पर यह आरोप लगाता रहा है। सुनिए, मुझे परवाह नहीं है उसकी। आप अपने चैनल को झूठ साबित कर रहे हैं। आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि मोदी जी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। आप ही के चैनल पर दिखाया गया था कि खबरस्तान, शमशान, रमजान किसने कहा था? मैंने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। फिर लोकसभा में पहला भाषण नरेंद्र मोदी का बहज़ते प्रधानमंत्री के 1200 साल की सत्ता के बाद हमको गुलामी के बाद सत्ता मिली है, मैंने कहा था। मुझे इल्ज़ाम लगाना लगाइए, आपका जमहूरी हक है, मगर सच्चाई क्या है वो तो बताइए ना। सच्चाई ये है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप भाजपा को हरा पा रहे हैं। तो आपको लगता है भाई आप हारते हैं तो मुसलमान जिम्मेदार, आप जीतते हैं तो आपका परिवार जिम्मेदार। ये तो आपकी, जिसको उर्दू में कहते हैं हिपोक्रेसी और मुनाफिकत है उन लोगों की। बिहार में आपके एक ही विधायक हैं, अख्तरुल इमान, उन्होंने सपोर्ट किया नीतीश सरकार का? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। ये वही नीतीश कुमार है जिनकी खूबियां आपने अभी गिनाई? बिल्कुल उन खूबियां नहीं, बल्कि ये तो उनका जो CV है वो। एक तरफ तो आप सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ आप उनकी खूबियां भी गिनाएंगे, तो आपका स्टैंड क्या है फिर? नहीं, खूबियां गिनाना तो अच्छी बात है ना। जिस तरह की आप खूबियां नहीं, गिना रहे हैं, बिल्कुल अगर सच्चाई को बयान करना तो अच्छी बात है ना। और हमने क्यों सपोर्ट किया? सुनिए, हमने इसलिए सपोर्ट किया, हमारे लीडर अख्तरुल इमान साहब ने खड़े होकर असेंबली में कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, ना देंगे, मगर हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोबारा अपना स्टैंड चेंज नहीं करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा कि आप बिहार में कुर्मियों के लीडर हैं और राजद के लोग यादवों के नेता हैं, तो आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाइए। और सबसे अहम बात आपने कही कि सीमांचल से इंसाफ करिए, जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। तो इसीलिए हमने सपोर्ट किया, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम आगे जाकर उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। आपने कहा कि ये छोटा NRC है, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, आपका मतलब क्या है इससे? देखिए, अनरिकग्नाइज मदरसे हैं, इलीगल तो नहीं है ना, नंबर 1, अनरजिस्टर्ड हैं,
ठीक है, क्योंकि वो मदरसा यूपी बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उनको कहा है। भाई, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शन में आता ही नहीं है सर्वे कराना वो। और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ वो इस्तेमाल होता है, वो तो अड्डा बना हुआ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप सर्वे कराएंगे और आप ये देखेंगे कि कितने टीचर है, कितने वो। एक बात बताइए, नेशनल कमीशन माइनॉरिटी राइट्स में कि उनको पूछिए, उनको मालूम कि हिदाया के माने क्या है, आलिम फाजिल किसको कहते, मुहद्दिस किसको कहते, मुफ्ती किसको कहते। अरे आप सर्वे कराकर और डेटा जमा करके आप बाद में हैरास करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। अगर आपको सर्वे कराना था तो आप उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स का करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का कराइए। भाई, उसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं है क्या? और वो आर्टिकल 30 के तहत मदरसे चलते हैं, संविधान का आर्टिकल 30 है वो, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप हैरास करना चाह रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि दारुल-उलूम हो, जमीयतुल उलमा हो, बड़े बड़े मदरसे आज उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। शुरू में तो आपने हमको माशाल्लाह से काफ़ी हमारे को आपने मकबूल कर दिया, मगर ये सच है, क्यों सर्वे करेंगे आप? सर्वे सबका करिए ना। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में यूआईडीएसई का सर्वे हो चुका है। मंडल लेवल पर किस स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, ब्लॉक लेवल पर स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर हैं, वो सर्वे ऑलरेडी है। आपका ने ले लीजिए उनसे। आपसे ये सर्वे क्यों कराना चाह रहे हैं? ये आप जान रहे हैं ना कि करीब 16,000 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 40,000 के आसपास हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका सर्वे की बात हो रही। भाई, ये देखना चाह रहे हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों? क्या आपको परेशानी क्या है सर्वे क्यों से? देखेंगे आप? नहीं, आपको सर्वे से आप क्यों देखेंगे? बाथरूम बने हैं कि नहीं बने हैं, बच्चों को देखिए, सर्वे आप बोल रहे हैं ना, यूआईडीएसई। आपको परेशानी क्या है सर्वे से, ये जानना चाह रहा हूं। यूआईडीएसई का सर्वे ब्लॉक मंडल लेवल पर डेटा अवेलेबल है, ले लीजिए ना। और आप मदरसे जो यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, आपने उनको पैसे नहीं दिए 5 साल में, उन टीचरों के आपने सिर्फ 4 महीने के 5 महीने की तनख्वाह दिए। भाई दीजिए ना, आप 700-800 करोड़ बाकी है, देते क्यों नहीं आप? जो सर्वे आपका रजिस्टर्ड है उनके पैसे नहीं देंगे आप। जो अनरिकग्नाइज्ड है, जो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, जो अपने पैसों से चल रहे हैं, आप क्यों कराएंगे सर्वे? भाई, मैं उस मदरसे में क्या पढ़ा रहा हूं वो तो जो मदरसा है वो तय करेंगे। अच्छा, आरएसएस के जो स्कूल्स हैं, सर्वे कराइए उसमें, शिशु विहार में, सरस्वती जो, उसमें नहीं करेंगे सर्वे आप? उसमें जरूरत नहीं है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टॉयलेट्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं। तो ये टारगेटेड सर्वे किया जा रहा है, इसलिए छोटा एनआरसी है ये। मुझे ये बताइए कि क्या भारत में 2 संविधान हो सकते हैं? जहां कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोगों ने रेटिफाई किया है, क्या इसमें शरीयत की कोई स्कोप है, कोई जगह है? अच्छा, आपके शरीयत के माने क्या, आपको बता दीजिए। आप मुझे बताइए, शरीयत का मतलब इस्लामिक लॉ है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप जानते नहीं है। नहीं, आप जानते नहीं है, आपसे पूछ रही हूं, आप जानते ही नहीं है। आपसे पूछ रही देखिए, हूं, फैमिली आप मैटर, बताइए। मैं बता रहा हूं, सुनिए बात। फैमिली मैटर्स में लॉ है, हम मानते हैं लॉ को, लॉ है ना, तो लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया। अब सुनिए मेरी बात, है ना, लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया, नहीं हुआ? मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं ना, मैं भी लॉ की तो आपसे वही तो आपसे कह रहा हूं। आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, क्या बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए कि शरीयत लॉ पढ़ाना चाहिए, इस्लामिक लॉ पढ़ाना चाहिए? क्या इस देश में 2 लॉ चल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल चल रहे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना। आपने ट्रिपल तलाक को बैन किया, दूसरों को बैन नहीं किया क्योंकि लॉ है उसका। आप बोलिए देश में 2 कानून, अब आपका जवाब दे रहा हूं, अब आप रुक जाइए। सीआरपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट्स नहीं होते। राजा राम मोहन राय कहां पढ़े थे? मदरसे में पढ़े थे। आपकी इत्तला के लिए, आपके इल्म इजाफे के लिए कह रहा हूं, राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे। अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सजा में मर गए, इंतकाल हो गया, मदरसे में पढ़े। मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में 3 साल थे, मदरसे में पढ़े। हुसैन अहमद मदनी देश के फिर मदरसे में पढ़े। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे कई लोगों के नाम गिना सकता हूं मैं आपको। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मदरसे में पढ़ने वाला वो बैकवर्ड होता नहीं होता है। बैकवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सरकारें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होती हैं। आप स्कूल खोलिए ना, मॉडर्न स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, पर इसमें अगर आप देखें, मदरसा स्कूल है
पर स्कूल के दो थॉट्स हैं ना, एक तो देवबंद और नदवा वाली बात होती है, दूसरा कहते हैं कि भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, वहाँ पढ़ाइए। ये दो अलग हैं, तो इसमें आप किस तरफ खड़े होते हैं या आप चाहते हैं कि दोनों होनी चाहिए? बिल्कुल दोनों होनी चाहिए, कि बुरी बात क्या है? दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, जामिया अशरफिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सब है, क्यों नहीं है भाई? आप अगर आप मेरे को बोलेंगे नहीं यही पढ़ना, ये मत पढ़ो, क्यों नहीं? जिसको जो पढ़ना है पढ़ेगा वो। मगर आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, मेरे दिमाग में कोई बात आपसे नहीं, सबसे कह रहा हूं कि भाई इस्लाम की वजह से बैकवर्ड होता है मदरसे, भाई वो बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि पिछले 8 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कितने स्कूल्स खोले? अच्छा वो स्कूल छोड़ दीजिए, आप 2000 करोड़ दीजिए, डिमांड ड्रिवन करिए स्कॉलरशिप को। आपको मालूम सर, हर साल जो माइनॉरिटी की 3 स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, 1 करोड़ मुसलमान बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम होते हैं। इतना जज्बा है पढ़ने के लिए। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेंबर था मैं। आप देते नहीं हैं, आप दीजिए ना, फिर देखिए क्या होता है। असम के मुख्यमंत्री हैं, वो मदरसों पे क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अल कायदा का कार्यालय को तोड़ा। अरे चीन को भिजा दीजिए, इसको यहाँ भिजा दीजिए, लद्दाख को, इनको जाके चीन को तोड़ के आइए। 1000 स्क्वायर में चीन कब्जा करके बैठे हैं, सरकार बैठी है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, अगर कोई मदरसे से, छोड़ दिया, अब आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, एबीपी के इस न्यूज़ चैनल में इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइज, अगर कोई पकड़ा जाता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं आके स्टूडियो तोड़ दूँ स्टूडियो को पूरा मैं, आप बोलिए। पिछले दिनों हैदराबाद में काफ़ी हंगामा हुआ, हमने देखा, एक विधायक गिरफ्तार भी हुए। किसके थे वो, कौन सी पार्टी के थे? हाँ, ये आप उचक के पूछेंगे, मुझे मालूम था। और ये आप डर रहे आपने क्यों? अच्छा, आप पार्टी का नाम डर क्यों रहे हैं? आपका नाम तो दिबांग है ना, दबांग तरीके से बोलिए पार्टी का नाम। आप नाम बोलिए। आप नहीं जानते हैं? अरे नाम तो बोलिए, आप चलिए नाम बोलिए, आप बोलिए तो जवाब दीजिए। उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, सेक्शन 41 की उनको नोटिस मिली है, उन्होंने उसका जवाब दिया है, और हमारी पार्टी भी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, फिक्र मत करिए, बराबर लेगी इंशाल्लाह। सख्ती से कहूँ मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, वो भारत के संविधान के खिलाफ है, और किसी को इख्तियार नहीं है किसी को जान से मारने का, बिल्कुल इख्तियार नहीं किसी को। क्यों आप इतना बचाव कर रहे हैं जफर खान नहीं, का? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप नाम तक लेने को तैयार नहीं। अरे आप लेंगे नाम तो बोलूंगा ना मैं। और दुनिया देख चुकी है कि आप कैसे बचाव कर रहे थे कि नहीं, जफर खान का नाम नहीं लूंगा, इन्हीं से बुलवाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आपके मुंह से निकल गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो नारे इस तरह के लगते हैं, जब आपके कॉरपोरेटर इतने ऐसे नारे लगाने की हिम्मत करते हैं, आप कभी आईने में देखते हैं कि आपका उसमें क्या रोल है? आप खुले मैदान में मुंडी कुचल दो, हरामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में। अगर मेरा नेता इस तरह की बात करेगा, मुंडी इतनी कुचल तलखी दो, से, मुंडी कुचल दो, आपकी ये आपने अपने भाषण में कहा कहाँ हुआ पे? है, आप चाहेंगे तो मैं टेप हाँ, आपको सुनवा दूंगा। दिखाइए। आपने ये कहा हुआ है। अच्छा। और पिछला, अगर आप पिछला देखेंगे, हमारी ये तीसरी मुलाकात है हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बाइट चली हुई है आज आपकी, फिर चला दीजिए। आपने सुनी हुई है वो। जब आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनमें इस तरह का भाव आता है, एक एग्रेशन भरा जाता है। अच्छा। आप इसको खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं? मैं धर्म संसद में ही कराया, धर्म संसद मेरी वजह से हुआ, जहां पर महिलाओं का रेप करने की बात हुई थी, जहां पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई, मैंने कहा धर्म संसद हमने ही कराया था। उनको सिक्योरिटी हमने ही फराहम की पूरे लोगों के साथ। पीलू खान, रकबर खान की मौत का जिम्मेदार ओवैसी है, बोल दीजिए आप। और फिर इखलाक को जिन्होंने मारा, एक एक्यूज की मौत हुई तो मंत्री जाकर फूल नहीं चढ़ाए, मैं ही चढ़ाया फूल। झारखंड में जो बीजेपी के विधायक कन्विक्टेड लोग थे, उनको हाईकोर्ट से बेल हुई तो फूल माला से उनका इस्तकबाल हुआ, हमने किया।
ये तलखी कुछ कम होगी कि ये ऐसे ही रहेगी? किसकी तलखी? आपने, हमने? नहीं, जो आप बोलते हैं हाँ, उसमें जो तलखी है वो कुछ कम होगी? सच्चाई को तो बयान करना है ना। नहीं, मैं आपके नहीं, भाषणों की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो आप जो मर्जी बोलिए। नहीं, जो बाहर मैं बोल बोलते रहा हैं हूँ कि यहाँ भी बोलते हैं। आप जो मैदान में बोलते हैं, नहीं, जो लोगों के सुनिए, सामने बोलते हैं, देखिए सर, उसमें एक बात सुनिए। जो मैदान में बोलते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। जब दूसरे नहीं बोल सकते हैं तो मैं क्या करूं? आप उनसे मोहब्बत करिए जो नहीं बोल सकते हैं। जो नहीं बोल सकते हैं तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो उनका हम पे? जो जिंदगी में अब तक अख्तर उनका 10 बार लॉन्च हो चुका है, जो नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उनके बारे में? मैं जिम्मेदार हूं क्या उनका? यही मैं बोल रहा हूं ना कि आप इस तरह की तलखी जब रखेंगे तब आपके जो तलखी क्या फॉलोअर्स है? हैं वो इस तरह के नारे लगा सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि नहीं, जब वो ये बिल्कुल नहीं। जब इतना देखिए, जोश आता है, बिल्कुल नहीं, गर्मी आप सुनिए एक इतनी बात। करेंगे, जब भी गर्मी करेंगे एक तो बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, जब गर्म करेंगे तो दूध उफन के बाहर गिरता है। नुपुर शर्मा एक इंग्लिश चैनल पर बोली, उससे पहले उसने एक हिंदी चैनल पर वही बात बोली। किसकी वजह से बोली वो? मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते रहो। उस वक्त भी मैंने आपके चैनल पर आकर कहा था, मैंने कहा रुकने वाला नहीं है वो, और हुआ हैदराबाद में वैसे हुआ। फिर होगा देखना आप, फिर होगा देखना आप। ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है भाजपा की, असल वो पॉलिसी वो है उनकी। तो तलखी से तलखी मिटेगी आपको लगता है? तलखी से तलखी नहीं मिटेगी। तलखी कौन पैदा कर रहा है? ये तलखी भी नहीं है, ये तो सरासर आप एक 20 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। क्या वजह थी नुपुर शर्मा को बोलने की? क्या वजह थी ये भाजपा के विधायक को बोलने की हैदराबाद में? कुछ नहीं, क्योंकि हैदराबाद में अब गणेश का त्योहार आ रहा था, अब चल रहा है, फिर अब आइंदा महीने रबीउल अव्वल का महीना आएगा। पूरा उसको सामने रख करके अगर बाई इलेक्शन है जहां पर भाजपा कोशिश कर रही है, कौन कर रहा है सर ये? पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको नुपुर शर्मा के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर करना चाहिए। क्या किया कार्रवाई? सर सवाल तो आप तो कार्रवाई आज यानी मतलब बोलने भी नहीं देना चाहते मुझे। सर मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपका मेहमान मैं हूं, कह तो रहा मेरी हूं बात तो सुन लीजिए। क्या कार्रवाई हो रही है? मैं कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई है न्याय संगत वो जरूर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर आप इसमें एक आप देखते हैं कि कन्हैया लाल मारे गए, दर्जी, एक उमेश कोहली की मौत हो गई, ये जो हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उस पर भी आपको उतनी ही कड़ाई से, तलखी से बोलना चाहिए, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। बताइए। कन्हैया लाल की हत्या जब हुई, मैंने उसका खुलेआम कंडेमनेशन किया विदाउट इफ्स एंड बट्स। हाँ, मैंने यहाँ तक कहा कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की वो हैवान है, माने बुज़दिल भी नहीं, हैवान है। भाई तुम गए उसके पास टेलर का नाप लेने के लिए और तुमने गफलत में रखकर उसको मारा। उससे पहले उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। और राजस्थान की अगर सरकार सही एक्शन ले लेती तो कन्हैया लाल की मौत नहीं होती। उसका ओपन कंडेमनेशन किया हूँ, बिल्कुल गलत है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता उसका जस्टिफाई करने का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से आप और बीजेपी मदरसे वाला जो मुद्दा है उसमें मिले हुए नज़र आते हैं। जब भड़काने वाली बात इस तरह की बीजेपी करती है तो आप बीजेपी क्या करती है कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पर बात ही नहीं होती है। जब इस तरह की बातें होती हैं आपको एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, चीज़ों को अपने नज़रिए से दिखाने का दुनिया को। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना। अच्छा, तो मदरसा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए, और उसके बारे में अगर कोई गलती करेगा, सर्वे के नाम पर हरासमेंट करना चाहेगा फ्यूचर में, तो हम ना बोलें, हम बिल्कुल बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, उसमें बुरी बात क्या है? दूसरी पार्टी अगर नहीं बोलती तो मैं क्या करूं? और जब यही दूसरी पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप कहते हैं, जब वोट लेने आएगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे उन मदरसों के पास और सर पे टोपी भी पहन लेंगे, उन मौलाना के हाथ भी चूम लेंगे। यही तो फर्क हम महसूस करा रहे हैं, देश देख रहा है ये भी इन चीजों को। चलिए आगे चलते हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा और उसमें से आपको एक चुनना है।
तीसरा ऑप्शन है आप उसको पास कह सकते नहीं नहीं, पास नहीं, मैं अपना जवाब दूंगा, चुनने की आदत मत डालिए। हैं। ये जो रैपिड फायर राउंड है ये आप कई बार इसका दो बार आपने सामना किया है, और जब आप पहली बार आप इसका सामना कर रहे थे आज से करीब 7 साल पहले, और वो वीडियो करीब 1 करोड़ लोगों ने अब तक देखा है, उसमें आपने 5 में से 1 भी जवाब नहीं दिया था। दूसरी बार जब आप आए बहुत थे अच्छा किया तो आपने 5 में से 4 जवाब दिए थे और आपने कहा था कि यूं बुलाते रहिए, मैं आगे और इम्प्रूव करूंगा। जी, पहला सवाल है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, आपको क्या लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने? दोनों ने किया, दोनों ने किया, ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया? दोनों ने किया। ये बताइए कि बीजेपी में आपको कौन ज़्यादा पसंद आते हैं नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह? नहीं, मेरा भाजपा से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि वो भाजपा नहीं है बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है, तो इसीलिए आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पसंद करना मुश्किल है, पसंद नहीं कर सकते। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी इज्जत करना, इज्जत बराबर करेंगे। बड़ा मुद्दा क्या है, एनआरसी, सीए या यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए सोते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। इन दो में से आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे 2024 चुनाव के बाद, केसीआर या नीतीश कुमार? ये देश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, नहीं बनना है। हाँ, रहा सवाल केसीआर से, केसीआर भी बड़े काबिल हैं। मुस्लिमों का बड़ा हमदर्द कौन, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस? ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की, अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी कह देता तो क्या होता था पूरे देश में? सब चलाते, ये मुसलमान, ये मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह मत दो, मगर वो बोल सकती हैं, वो बोल सकती हैं हमदर्द कोई नहीं है। मुसलमानों को अपने ही दरमियान से अपना एक हमदर्द चुनना पड़ेगा।